आज की क्लास में प्रोटीन के एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, बहुत सारे चैप्टर्स के लिए बेस का काम करता है। ठीक है, काफी बार मैंने आपको समझा रखा है, वही बात वापस रिपीट कर रही हूँ। अब जो टोटल बायोमोलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करी जाती है, तो हमारे लिविंग सिस्टम में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, आपको पता है। ठीक है, जिसमें से जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो मैंने आपको बेसिक मतलब नेचर वाइज में बात नहीं कर रही, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे नेचर में जो मेजर पाए जाते हैं वो आपको पता है कौन कौन से। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड के केस में मैंने आपको बताया था कि इसका ये मोनोमर है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटीन पढ़ रहे हैं। तो एक आपके पास जो बायोमोलिक्यूल है वो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, मैंने आपको 4 इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बताए थे, याद होगा आपको। एक मैंने आपको लिपिड बताया था, एक मैंने क्या बताया था आपको, वापस से एक रेफर की तरह समझना, आपको नहीं नोट करना, इस पेज को आपको नहीं नोट करना, आपका लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की। तो इसमें जो है वो मैंने आपको क्या सिखाया था, टोटल आपको 4 बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, पूरा लिविंग सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, तो एक मैंने आपको सिखाया है, इसके पहले प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बाद देन आपके पास क्या है, लिपिड्स है। लिपिड। हाँ, देन आपके पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स है। अब ये मैंने वापस से क्यों लिखा, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये जो आपको बायोमोलिक्यूल्स या मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपसे कल को जाके क्वेश्चन पूछा जाए कि चाहे हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, चाहे हम किसकी बात करें, प्रोटीन की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें या लिपिड की बात करें या न्यूक्लिक एसिड की बात करें, आखिर नेचर में जब ये चारों के चारों पाए जाते हैं तो इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है ना। तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो प्रोटीन है, यही मैं बोलना चाह रही थी। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। हमारे पूरे लिविंग सिस्टम में जो मोस्ट एबंडेंट है वो कौन है, मैम कार्बोहाइड्रेट्स भी तो पाया जाता है मैम, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। पाया जाने की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मोस्ट एबंडेंट की बात है, यहाँ बात किसकी है, मोस्ट एबंडेंट की है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट पाया जाने में और मोस्ट एबंडेंट होने में काफी फर्क है या नहीं, सोच के देखिए, हाँ मैम। यस है मैम। ना। पाया तो बहुत कुछ जाता है। ठीक है, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिक किस बात पे चल रहे हैं, मोस्ट अबेंडेंट मतलब लिविंग सिस्टम में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देन अब ये तो बचपन से ना बच्चे पढ़ते आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि मैं कुछ नया बता रही हूँ आपको। ठीक है, बट बेसिक बात है तो है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे ये बताओ कि प्रोटीन तुमको डाइट में कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो आपको पता है कि आप जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, चीज, जितनी दालें होती हैं पूरी दुनिया में, जितनी भी दालें होती हैं सब में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पीनट्स है, फिश है, मीट है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिनकी वजह से इनको प्रोटीन रिच बोला जाता है। ठीक है, देन आपके पास क्या है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने ना टेलीविजन पे शैम्पू वगैरह का ऐड देखा होगा। ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा बोलते हुए इसमें ये आर्जिनिन प्रोटीन है, वो जनरली अमीनो एसिड को क्या करते हैं, प्रोटीन करके बोल देते हैं। रीजन ये है कि मैम हर किसी को पता है। हाँ बोलिए, शैम्पूस में तो कैरेटिन भी प्रेजेंट होता है। किस चीज में, नहीं मतलब एक प्रेजेंट बहुत कुछ होता है, ऐसा थोड़ी मैं शैम्पू का कॉम्पोजिशन पढ़ा रही हूँ, होने को तो बहुत कुछ होता है, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, क्या केराटीन है क्या है नहीं उसकी बात हम नहीं कर रहे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो रीजन ये है कि वो अमीनो एसिड आपकी बॉडी में क्या करता है, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट का काम करता है। अब नॉर्मली वो किस चीज के लिए ऐड करते हैं कि हमारा शैम्पू ऐड कीजिए, मतलब यूज कीजिए, आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉप कैसे होगा, जब डेवलपमेंट का रेट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फॉर्मिंग टिश्यूज जब मोर देन किससे होगा, नंबर ऑफ डेड टिश्यूज। ठीक है, तब जाके वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा और प्लस लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो
इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपके लिए, दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, आप 10th क्लास में मिलर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है आगे जाके 12th क्लास में पढ़ेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको, साधारण भाषा में समझा रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक साधारण सी बात समझिए, मिलर साहब क्या कर रहे थे, इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर इस अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ तो हुआ कैसे। जैसे भी मैंने बोला प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है, तो एक बच्चे ने बोला ना कि मैम कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है हमारी बॉडी में, या कार्बोहाइड्रेट भी जो है पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। फिर आखिर प्रोटीन कैसे सबसे ऊपर और टॉप रैंक पे चला गया। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी 2 मिनट्स के लिए। इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो इवोल्यूशन में आपको पता है जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे होते चले गए, ये हर बच्चे को पता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इसको पता लगाने के लिए मिलर साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैसे हमारे अर्थ पे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किसी बच्चे को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं आपको बता देती हूँ छोटी सी कहानी के बारे में। इन्होंने 4 चीजों का इस्तेमाल किया था। मिलर साहब ने क्या किया था, मैं जो लेक्चर दे रही हूँ एक इमेज है अवेलेबल इसके लिए, मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, मिलर साहब ने क्या किया था, 4 चीजों का इस्तेमाल किया था। एक इन्होंने मीथेन CH4, मीथेन लिखते हैं ना CH4। ठीक है, देन इन्होंने अमोनिया का यूज किया था। अमोनिया के बाद इन्होंने वाटर वेपर लिया था, नॉट वाटर, H2 जरूर लिखा जाता है बट दैट्स नॉट वाटर, वो इन्होंने वाटर वेपर लिया था। और उसके बाद इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन इस्तेमाल किया। ठीक है, डायग्राम से आपको जितना समझना है समझिए, कि 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ये अलग बात है कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, वैसे भी 10th तक बच्चों को आदत होती है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर ही याद करें, तो थोड़ा कम ही ध्यान दिया है आपने, पता है मुझे। ठीक है, मैं यही बोल रही थी तब से, आपको याद करने को मैं नहीं बोल रही, साधारण सी बात बता रही हूँ कि जब ये मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज कराया। मिलर्स एक्सपेरिमेंट है ये, मिलर साहब ने किया। इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए बांध बीत कर इन्होंने छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बना होगा इससे, सोचिए इससे क्या बना होगा, दिमाग लगाइए अपना, क्या बना होगा इससे। इसका प्रोडक्ट जो है वो एमिनो एसिड था। कितनी हैरानी की बात है। आपको पता है कि जब हम यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन होल लिविंग सिस्टम, बट सब में भी यहाँ पे प्राइम रोल पे कौन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आपको साधारण सी बात याद रखनी है कि मिलर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनको अपने एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला, एमिनो एसिड मिला। वही एमिनो एसिड मिला जो मैंने बोला मैम ये सब मिलके अमीनो एसिड कैसे तैयार किया? जब इन्होंने इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। जब आप एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको क्या पता चलता है, आपको इजीली वहां पे देखने को मिलेगा और पता भी चलेगा आपको कि अच्छा जो एमिनो एसिड हम देखते हैं उसके उसकी कॉम्पोजिशन में इसके सारे कंपोनेंट्स जो है आपको मिलते हैं। आपको नाइट्रोजन भी मिलता है, आपको कार्बन भी मिलता है, आपको हाइड्रोजन, ये हालांकि ग्लाइसिन का हाँ बट स्ट्रक्चर है। मैम उसमें तो 2 ऑक्सीजन मिल रहा है ना, जो COOH में। नहीं वो ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जैसे भी फॉर्म हुआ वहां पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, अब रीजन ये है कि अमीनो एसिड मैंने आपको बोला कि अमीनो एसिड बना, लेकिन आप ये भी तो देखिए यहाँ पे R है, ये जो H है यहाँ पे, तो H की जगह पे मैंने आपको क्या सिखाया है, R है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, ऐसा थोड़ी है एक अमीनो एसिड बन के और बैठ गया होगा, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अमीनो एसिड जो है उनको वहां पे देखने को मिले, बट उन्होंने अपना वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं किया था, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाया था, तो जो भी वहां पे कंपोनेंट्स है वो सब क्या हो गए, वहां पे कंज्यूम होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे लिविंग सिस्टम में जो प्रोटीन है इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन में
अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, तो वही मैं आपको एक्सप्लेनेशन सिखा रही थी कि कैसे ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में आप जहाँ सोचना चाहते हैं सोच के देख लीजिए, आपको प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे किसी सेल को देखिए, आपकी उंगली भी कट जाती है ना, जब एक फिंगर भी आपका कट हो जाएगा तो कट होने के बाद क्या होगा, जो ब्लीडिंग वहां से होने लगती है उसको तुरंत इंस्टेंटली वहां पे आके जो रोकता है वो भी फाइब्रिन प्रोटीन है। अगर प्रोटीन इस दुनिया से आप गायब कर दीजिए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। देन है दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ये मैंने आपको तफसील देकर समझा ही रखा है। सवाल ये उठता है कुछ और नाम नहीं मिला था इनको, प्रोटीन ही रखना था इनको। तो उसका जवाब ये है कि इन्होंने एक ग्रीक वर्ड है प्रोटीनियोस, वहां से इस प्रोटीन वर्ड को निकाला है, ठीक है। PROTEI, इसके बाद एन तो लगाते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम हम भूल जाते हैं कौन से वर्ड से इसको आइसोलेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे PROTEI, एन तो हम लिखते ही है ना प्रोटीन लिखने के लिए, तो बस एन की बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पे OS लगा देना है, दैट बिकम्स प्रोटियोज हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो आप प्राइमरी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो बिल्कुल सुपीरियर और प्राइम इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है क्योंकि आगे बढ़ना है मुझे। तो आप एक काम करेंगे, बस इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इतना बात तो आपने लिखा नहीं होगा। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यस हाँ मैम। मैम लेके। ले लिया भाई, फिर आराम से नोट करते हैं। ये भी रफ पेज आपने लिख रखा है और आगे हालांकि टेंथ में आपने पढ़ा है बट अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये रहा मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जिसका प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। देन अब देखिए जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जब अमीनो एसिड के ऊपर हम और आगे जिक्र करते हैं तो हमें कौन सी बात समझ आती है। अब आप बार बार सुनते आ रहे हैं बचपन से अभी तक अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ठीक है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा कि अमीनो एसिड तक तो ठीक है बट हमें ये अमीनो एसिड दिखता क्यों नहीं। तो उसका रीजन ये है कि अमीनो एसिड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूजुअली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो कलर नहीं होता इनका, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करना चाहें तो अगर एमिनो एसिड जो है अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती, सोच के देखिएगा। आपकी बॉडी में लिपिड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो कितनी दिक्कत होती है। वो अगर ज्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो तो देखिए बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका फैट बढ़ गया, ये बढ़ गया वो। कभी आपने किसी को सुना है बोलते हुए कि जो उसकी बॉडी में प्रोटीन बढ़ गया तो इतना ज्यादा मोटा हो गया, ऐसा बोलते हो तो आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। रीजन ये है कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। जो चीजें वाटर सॉल्युबल नहीं होती है जैसे कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म्स को आप जब देखिएगा, लिपिड को देखिएगा, तो ये बिल्कुल आप अपने घरों में जो भी ऑयली नेचर का, चाहे आप ऑयल का यूज कीजिए चाहे आप घी का यूज कीजिए, वो सब किस नेचर के, लिक्विड नेचर के, ठीक है। तो उनको अगर आप जबरदस्ती डाल के भी पानी में घोलना चाहें तो वो नहीं घुलेगा। लेकिन अमीनो एसिड की जहां तक हम बात करें तो एक और पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है यहाँ पे जिसमें बहुत सारी स्टोरी और भी छिपी हुई है, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। अब एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम तो क्या बोलेंगे आप, बताइए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उनका नेचर क्या होता है तो क्या बोलेंगे। मैम एसिडिक इन नेचर। देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हाँ जितने भी एंजाइम्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे अर्थ पे जो भी पाए जाते हैं, एंजाइम बोला है मैंने, ध्यान रखना है, कैटलिस्ट नहीं बोला मैंने सिर्फ एंजाइम बोला है, ठीक है। एंजाइम का मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में वो सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। अभी आपने जस्ट पिछली क्लास में सीखा था कि अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अमीनो एसिड को जोड़ के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे,
अमीनो एसिड को जोड़ के उसका चेन बना के आप क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर जब आप देंगे, बहुत ज्यादा हाई की बात कर रही है, बहुत ज्यादा जब आप हाई टेम्परेचर देंगे तब तो वो टूट जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अगर आप एंजाइम्स को, आप अपने खुद के बॉडी के एंजाइम्स को, सबसे बेस्ट जीरो लेवल का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो जीरो लेवल का एग्जांपल ये है, आपके खुद के माउथ में सलीबरी अमाइलेज इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। अब ये जो एंजाइम बोला नहीं कि प्रोटीन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एंजाइम का नेचर क्या होगा, प्रोटीनेशियस होगा, ठीक है। एंजाइम्स होता है वो तो ठीक है, पर वो एक्सेप्ट आरएनए और कैटालाइज वो लोग वो सबको छोड़ के है ना। अब ये आयन कहाँ से आएगा बीच में, ये आयन किधर से आ गया बीच में? नहीं मैम, आरएनए बोला है। आरएनए तो आरएनए कहाँ से आ गया यहाँ? मैं प्रोटीन पढ़ा रही हूँ, प्रोटीन इज अनदर थिंग, आरएनए दूसरी चीज है, डीएनए दूसरी चीज है। अभी आपका न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है, ऐसे हवा में नहीं सोचना है, ठीक है। चाहे आप जो भी सोच रहे हो, मैं प्रोटीन या एंजाइम बोल रही हूँ, तो यहाँ आरएनए कहाँ से आ गया, ठीक है। आरएनए जो होगा ना, जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, इवन कि वो भी होगा प्रोटीनेशियस नेचर में, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको 12th क्लास में, ठीक है। जहाँ जितना पढ़ा रही हूँ उतना अगर समझ नहीं आता है तब बोलिए, उसके आगे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है आपको। बोलना पड़ता है बीच बीच में, कई बार मैंने बार बार आपको पिछली क्लास में भी समझाया है कि कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसका एक चैप्टर जो है 1 ईयर तक चलता रहे। तो आपकी क्लास तो अभी मैंने स्टार्ट करी है 9:15 से, बट उसके पहले मैं आधे घंटे से ये लिख रही थी। क्यों लिख रही थी? ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूँ, अपना टाइम सेव कर सकूँ। क्लास आपकी है, पढ़ाई मैं कर रही हूँ, उल्टा ही हो गया है। तो मैं ये क्यों लिख रही थी, यही सब मैं क्लास में भी लिखती। मैंने सोचा कुछ मिनट बच जाएगा इनका, 10 मिनट बच जाएगा, 15 मिनट बच जाएगा। हालांकि टाइप करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, लिखने से फास्ट ही कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए क्या बोल रहे हैं। अब ये नहीं कि कुछ भी बोल देना कि हम क्लास में बोल रहे हैं, ये सोचने के लिए पहले सुनिए, आराम से समझिए। मैं बार बार पिछली क्लास में ही बोला था ना, एक्सप्लेनेशन अभी मेरी पूरी नहीं हुई है ना, मैंने ये चैप्टर ओवर करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रही थी, अभी भूल रही मैं। हाँ, प्रोटीन्स के ऊपर हम डिस्कशन हाई कर रही थी। मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अभी हम लोग एंजाइम पे चल रहे हैं, अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं, एंजाइम पे चल रहे हैं। नॉर्मल एंजाइम की बात कर रही हूँ। तो जो स्टोरी मैं बता रही हूँ वो छोटी सी, मुझे पॉइंट दूसरा समझाना है। मैं अभी आपको नहीं केमिस्ट्री पढ़ा रही, उससे आपको नहीं जाना है, ठीक है। सबके पीछे केमिस्ट्री, अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो पता चला मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाऊंगी, ठीक है। फिर वो टीचर क्या पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, ये मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ। अगर मैं नहीं समझाऊँ तो आप मेरे से पूछेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो आपके बॉडी के जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अगर आप उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ना दीजिए, अगर आप उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, आपके पास अगर प्रैक्टिकल की बुक होगी उसको टर्न करके, अभी जब मेरी क्लास ओवर हो जाएगी तो आप अपने प्रैक्टिकल की बुक को टर्न करके चेक कीजिएगा। आपको एक एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को 11th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करना है, जहाँ पे उनको चेक करना है एक्टिविटी ऑफ सलीवरी अमाइलेज ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आप उसको बहुत कम टेम्परेचर देते हैं, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड होने का मतलब कंप्लीटली बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब भी है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो तभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक और चौंकाने वाली बात कौन सी है कि जब हम एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, चाहे दुनिया का कोई सा भी एमिनो एसिड है, ठीक है, किसी को भी देखिए, एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अवेलेबल है मेरे पास तो है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी एमिनो एसिड को ध्यान से देखिए तो उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ इसके पास एमिनो ग्रुप भी है और यहाँ इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर, इसका नेचर जो है एसिडिक है, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। और इसका नेचर जो है बेसिक है। ये कैसे नेचर का, ये बेसिक नेचर का, ठीक है। लेकिन जब हम एमिनो एसिड की बात करते हैं तो एमिनो एसिड में आगे कैसे कैसे कौन सा एमिनो एसिड एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, उसके पीछे भी बहुत सारा जो लॉजिक है वो हिडन है, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे
एसिड और बेस दोनों ये कैरी कर रहा है। एमिनो एसिड अभी अभी आपने देखा, इसके पास एसिड भी है, इसके पास बेस भी है, लेकिन ये ज्यादातर बिहेव कैसा करता है, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? सॉल्ट की तरह। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। पढ़ा है ना आपने? दुनिया के हाँ, एक salt एसिड and को दूसरे water। बेस के साथ हाँ आप रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। इसका ये बोलने का मतलब नहीं कि किसी अमीनो एसिड का नेचर एसिडिक नहीं होगा, होगा। आगे करेंगे हम लोग डिस्कशन 20 टाइप्स के आपके अमीनो एसिड के, ठीक है। अब सॉल्ट कैसे बन गया ये? तो सॉल्ट ये ऐसे बन गया, रीजन ये है इसका कि एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। दोनों चीजों को कैरी करना है तो बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो सारी जो गुत्थी है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो सॉल्ट की कैटेगरी में आने की वजह से ये क्या हो गए? वाटर सॉल्युबल हो गए, ठीक है। और ये बिहेवियर किसकी वजह से है? जो मैं अभी बोल रही थी वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है? एसिडिक है। और दूसरा बेसिक कौन है यहाँ पे? एमिनो ग्रुप है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से क्या है, ये क्या हो गया? सॉल्ट की तरफ बिहेव करना सीख गया। कौन? एमिनो एसिड, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एक और क्लासिफिकेशन है जो आप देखिएगा तो आपको एनसीईआरटी में एक पैरा में अलग से लिख के पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसको समझिए बहुत ध्यान से। एक मतलब नॉन एसेंशियल। अब आप अपने पेरेंट को बोल रहे हैं, जैसे बॉयज हो गर्ल्स हो, आप अपने पेरेंट को बोल रहे हैं, जैसे बॉयज है कोई, आपने अपने पेरेंट को बोला मुझे बाइक चाहिए। आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब आप ऐसे चल के गए और आप पहुंच गए। तो वो बोलेंगे ना कि अभी तुम 18 ईयर्स के नहीं हुए हो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है, तुम नहीं ले सकते, तुम्हें चलाना नहीं आता है। तो वो उस वक्त आपके लिए क्या है? नॉन एसेंशियल है। क्या है आपके लिए? नॉन, जो चीज आपको चाहिए ही नहीं। अब सवाल ये उठता है क्यों नहीं चाहिए? तो क्यों नहीं चाहिए कि दो वजह होती है। पहली वजह तो ये होती है कि वो चीज आपके पास है, दूसरा रीजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो हम केस देख रहे हैं वो कौन सा केस हम लोग देख रहे हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे एमिनो एसिड्स जो है ऑलरेडी बनते हैं, बनाया जाता है इसको। इसके ऊपर पूरी फिजियोलॉजी जो है 12th क्लास में है। आपकी बॉडी में टायरोसिन भी बनता है, आपकी बॉडी में फिनाइल अलानिन भी प्रेजेंट है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, है ना। सारी चीजें, बहुत सारे एमिनो एसिड्स जो है आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं, ठीक है। जो एमिनो एसिड, बच्चे इसको उल्टा लिख के आते हैं एग्जाम में, हमेशा उल्टा लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जो हमारी बॉडी में बनता है वो एसेंशियल है, जो नहीं बनता ना, इसको इसको किस बेसिस पे आपको सोचना है? इसको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सोचना है कि क्या हमें इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है, इस आधार पे समझना है, ठीक है। तो वैसा एमिनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में बनता है, जो हमारी बॉडी क्या कर सकता है? सिंथेसाइज करता है, कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। मतलब ये सारे जो एमिनो एसिड है ये हमारी बॉडी में बनते हैं। तो देन हम बॉडी लोग कैसे एसेंशियल, क्या बोल रहे हैं? मैम, अगर वो नॉन एसेंशियल है तो मैम बॉडी क्यों सिंथेसाइज करेगा वो प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को? हमारी बॉडी में बन रहा है इसलिए हमें बाहर से चाहिए ही नहीं। यही तो समझा रही मैं तुझसे। इसको दूसरे सेंस में देखिए। जो चीज आपके पास है, आप मार्केट जाते हैं तो वो चीज खरीदते हैं कि क्यों खरीदेंगे, है हमारे पास, ऐसे समझिए। तो जो, तभी तो ओके मैं मैम, बोल रही अभी हूँ जो आप सोच रहे हैं ना, यही सेम चीज है, बच्चे इसको उल्टा लिख के आते हैं। वही मैं कह रही हूँ, जो चीज आपके पास है तो है। हाँ मतलब मैम, बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है बट मैम वो हमारे बॉडी के लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर से नहीं चाहिए। वो स्पेसिफिक जैसे टायरोसिन है, वो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए बाहर से। अब समझ आया? हाँ हमारी मैम। बॉडी ऑटोमेटिकली बनाना जानती है। अब अगर और अच्छे से आपको समझाऊं, टायरोसिन जिस दिन आपकी बॉडी बनाना बंद कर दे, तो टायरोसिन जिस दिन आपकी बॉडी बनाना बंद कर देगा उस दिन आपका नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनरी फिजियोलॉजी जो है इसके साथ इन्वॉल्व है, वो हम लोग करेंगे आगे डिस्कशन। बट जो आप उल्टा सोच रहे हैं उसको यहाँ पे और उल्टा करके सोचिए, मतलब उसका उल्टा कीजिए, तब सीधा हो जाएगा, है ना। नॉन एसेंशियल नहीं चाहिए,
तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं चाहिए, तो कोई चीज होगी तभी तो नहीं चाहिए, है ना। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है कि ये अमीनो एसिड खुद ही हमारी बॉडी में बन रहा है। जब ये खुद ही हमारी बॉडी में बन रहा है तो ऑब्वियस है कि हमें इसको बाहर से लेने की कोई भी जरूरत हाँ नहीं। मैम, मतलब हाँ मैम समझ गए। एक्सटर्नली कुछ नहीं है, किसी जरूरत नहीं है। हाँ बस कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप जो वहाँ पे डाइट ले रहे हैं उसमें से जो कंपोनेंट्स जा रहे हैं उसको पता है कि मेल जोल करके मिला के आपकी बॉडी उसको खुद ही बनाना जानती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम एसेंशियल, इसका उल्टा कर देंगे ना, एसेंशियल। अब वैसे अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है। जब आपकी बॉडी में नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा, बाहर से लीजिएगा, आपके पास मजबूरी है। तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपको बाहर से चाहिए होता है। क्या होता है, बाहर से चाहिए होता है। तो बाहर से जब आप उसको ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका भी रोल जो है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी में होगा, ठीक है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लिखिए, अगर यहाँ मैं एक पे वैल्यू लिखूं, हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे एक डाउट था मैम, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को मैम हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज किया जा सकता है, इसका मतलब क्या मैम वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है? बिल्कुल, अभी प्रेजेंट है। आप अभी मेरे से बैठ के बातें कर रहे हैं, अभी भी आपकी बॉडी में टायरोसिन काम कर रहा है ओके है ना। मैम। हाँ देखिए, इसके एग्जाम्पल पे जब हम लोग चलते हैं, एक ही एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, नॉन एसेंशियल का लिख रही हूँ, जो आपकी बॉडी में बन रहा है, जो क्या है आपकी बॉडी में बन रहा है। तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, तो मैं आपको यहाँ पे टायरोसिन लिख देती हूँ, ठीक है। और एक मैंने आपको क्या बोला है, एसेंशियल अमीनो एसिड बोला है। एसेंशियल मतलब बाहर से चाहिए, जो आपकी बॉडी जो है वो बना नहीं रही है, तो बाहर से चाहिए। तो आपके घर में किचन नहीं होगा तो बाहर से खाना मंगवाइएगा ना, है या नहीं। तो एग्जाम्पल, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये टायरोसिन जो बनता है, ये टायरोसिन किससे बनता है, फिनाइल अलानिन से बनता है। किससे बनता है, फिनाइल अलानिन से बनता है। तो फिनाइल अलानिन को बाहर से लिया जा रहा है, फिर एक एंजाइम होता है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, उसका नाम ही है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, नाम से हालांकि याद हो जाता है फिर भी। लेकिन ये बाहर से चाहिए और बनाना है टायरोसिन, जो टायरोसिन बॉडी में बन रहा है, और लिया क्या जा रहा है, लिया जा रहा है फिनाइल अलानिन। फिनाइल अलानिन, ठीक है, ये क्या हो गया, फिनाइल अलानिन। चलिए एक बार अब इस पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस मैम। चलिए, मैम ब्रालिंग भी तो होगा एसेंशियल अमीनो। फिर से बोलिए, कोई अगर बच्चे को समझ आ रहा है तो कन्वे कर दीजिए क्या बोलना चाह रही हैं। फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं है। में वेलाइन बोला गया था, वेलाइन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर है या नॉन एसेंशियल में है? एसेंशियल है, बाहर से चाहिए होता है। और इतना इम्पोर्टेंट है ये वैलिन कि अगर आपको वैलिन नहीं मिला, अगर आपको क्या नहीं मिला, वैलिन नहीं मिला, तब भी आपकी बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो वैलिन बाहर से चाहिए होता है। हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है। तो कितना कितना नाम लिखिएगा, ज्यादा लिखिएगा, पता चला यही पढ़ते रह जाएंगे, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो मेरा टास्क है ना, आपको यहाँ पे पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। ये तो खैर बात की बात है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है एक इंसुलिन या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग अलग से देखते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो तो एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है ना, ये सीखा था आपने। तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए आपने क्या किया था, दो अमीनो एसिड को ऐड किया था। जब दो अमीनो एसिड को ऐड किया आपने तो क्या मिला आपको, दो अमीनो एसिड को ऐड करने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसका नाम डाइपेप्टाइड हो गया। उसका नाम क्या हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया, ठीक है।
अब कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि मैडम ने लीनियर बोल दिया तो इसका मतलब स्केल लेना और स्ट्रेट बना देना, उसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने क्या किया, एक धागा लिया, उसमें बहुत सारे मोती पिरोए आपने, और जो मोती आपने पिरोए वहां पे, तो वो एक ही थ्रेड है। समझ आ रही मेरी बात? वो क्या है, मात्र एक थ्रेड है और कुछ नहीं है उसमें, एक ही थ्रेड उसको क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में होता है। किस कैटेगरी में होता है? इसका मतलब है कि आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन में कोई भी सेकेंडरी बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडरी बॉन्ड का क्या मतलब है, अगर आप इसको ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिएगा या ज्यादा उलझाइएगा तो पता है क्या होगा, ये सब आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, तभी प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। यहाँ पे क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ठीक है, और हर एक पॉलीपेप्टाइड in a specific sequence, and it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure of that protein. Any change in this primary structure, that is the sequence of amino acids, creates a different protein. अब आप बोलिएगा हमें ये लाइन समझ नहीं आई लास्ट वाली, तो उसका एग्जांपल लीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इंसुलिन का एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, एक बार और शो करा था मैंने, वापस से अब है इंसुलिन है ये। ठीक है तो बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल हमारी बॉडी में, पता है आपको, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, लेकिन इंसुलिन की और क्या खासियत होती है कि इसके पास 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं इसके पास? 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे, आप इसको काउंट करके देखिएगा ना, मैं एक बात बताती हूँ आपको। इसकी खासियत ये है, इसके पास 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको याद कर लीजिए। देखिए, ये इंसुलिन है, और थोड़ा थोड़ा तो आपने सीख ही लिया होगा बेटा, कि जैसे ग्लाइसिन है तो मैम GLY लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। मैम, जब बॉडी में मैम शुगर इंक्रीज हो जाता है तो मैम क्यों इंसुलिन लेते हैं? क्यों लेते हैं? इंसुलिन को कैसे मैम ब्रेक कर देता है? कैसे कंट्रोल कर देता है, ये पूछ रहे हैं? यस मैम, शुगर मैम, देख, मतलब मैम इंसुलिन कैसे शुगर को ब्रेक करके हाँ मैम। उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और मैम बॉन्ड बनाने से रोकता है? नहीं नहीं, ये उस सेंस में नहीं है। इंसुलिन जो है यहाँ पे दूसरा वर्क करता है। इंसुलिन का स्पेशल वर्क क्या है, आपकी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रोल किसका है, मैं आपको तुरंत समझाती हूँ। देखिए, ये आपको इससे समझ आएगा। एक और इमेज है हमारे पास। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है, दोनों का मिलकर एक साथ काम करना जरूरी है। ठीक है, देखिए, बस तुरंत ऐसे कोई आपको मैं समझाती हूँ, उसे समझिए। तो कैसे हवा में बोलती रहूंगी ना, तो आपको समझ आएगा और टाइम अलग वेस्ट हो जाएगा। इतना छोटा सा है, ये देखते हैं दोनों करके जो होता है हमारे। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों जो है वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फटाफट जो डायग्राम आपको दिख रहा है बस उससे आप कहानी समझिए। ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे तो हम चैप्टर 22 पे पहुंच जाएंगे। आपकी बुक में 22 सेकेंड मतलब जो चैप्टर है वहाँ पे यही सब करना है आपको। ठीक है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है। आपको दिमाग नहीं लगाना, बस इतनी बात याद रखिए कि पैनक्रियाज में जो है यहीं से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, इंसुलिन क्या हो रहा है, यहीं से सिक्रीट होने पर काम कर रहा है। तो ये जब यहाँ से सिक्रीट होगा
तो जो हाई ब्लड ग्लूकोज होगा, जो क्या होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज होगा, तो इन सबको पकड़ पकड़ के क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है ये, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अच्छा, अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो सारे ग्लूकोज को पकड़ के ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करेगा, सोचिए। अगर मैं बोलूं कि इंसुलिन नहीं है तो सारे शुगर को पकड़ के और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो इंसुलिन है ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर आपके पास 2000 है ना, 2000 करेंसी का नोट पड़ा हुआ है, ठीक है, आप दुकान वाले से 1 रुपए का सामान लेने गए, तो आपको खुले पैसे तो वो देगा नहीं, वो यूजलेस हो गया आपके लिए। क्या हो गया, यूजलेस हो गया आपके लिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि 1 रुपए के सिक्के लेके आप घूमते रहिए, उसके लिए आपको वो नोट भी क्या है चाहिए। अगर आप सफर करना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, तो वो जरूरी है। वो 2000 का वहां पे जो नोट हो गया वो ग्लाइकोजन हो गया। क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। और देन यहाँ पे दूसरा रोल जो है वो किसका है, एक और हार्मोन है आपका, ग्लूकागोन है। एक तो इंसुलिन है, दूसरा कौन है, ग्लूकागोन है, ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। एक का दूसरा काम है, दूसरे का दूसरा काम है, दोनों मिलके क्या करते हैं, उल्टा उल्टा काम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इमेज, और ये उतना अच्छा नहीं था, इसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ पे सब बहुत कुछ लिखा होगा, ठीक ही है, ठीक है, ये सही है, तो समझ आ जाएगा। मैम ये अगर वाला ब्लड डायग्राम एक ग्लूकोज बार और को, समझाने। किससे बोलिए, मैम ये वाला डायग्राम एक बार और समझा देंगे। यही समझा रही हूँ, फटाफट देखिए। यहाँ पे क्या है, ये ग्लाइकोजन है, जो आपसे मैंने पूछा था व्हाट इज द रिजर्व फूड ऑफ योर बॉडी, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये ग्लाइकोजन आपने कैसे बनाया, तो जो भी आपके पास क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। तो सारे ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के आपने क्या किया, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया। अब ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब स्टोर किया तो ग्लाइकोजन को आपको क्या चाहिए, इसको तोड़िएगा तो ग्लूकोज मिलेगा। ग्लाइकोजन वो 2000 रुपीज का नोट है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते उस जगह पे, जहाँ पे आपको 1-2 रुपए का सामान खरीदना है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देगा आपको। अगर कोई नहीं पहचानता तो उसके खुले पैसे आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। बट आप यूज नहीं कर पा रहे, यूज किसका होगा, तो जो आपके पास खुले पैसे होंगे, छुट्टे पैसे होंगे, उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इंसुलिन आएगा किस चीज के लिए, यहाँ पे ये जो इंसुलिन है, तो इसका काम क्या है कि ये ग्लूकागॉन, एक हार्मोन कौन सा है, देखिए यहाँ पे ग्लूकागॉन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्लूकागॉन। तो इधर इंसुलिन है और इधर क्या है, ग्लूकागॉन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है वो एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, उल्टा उल्टा काम करते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के अगर ब्लड में शुगर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। अब ये ग्लूकागॉन जो है ये क्या करेगा, इन सबको पकड़ के यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने का काम करेगा। तो ये एक मेटाबॉलिज्म है, ये क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है, जिसको चैप्टर 22 में हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके से ये अपना रेगुलेशन जो है वो करने का काम करता है, ठीक है। आगे चले हम लोग, हालांकि दूसरा एक टॉपिक है, फटाफट समझिए। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहती थी, मैं भूल गई मैं क्या समझाना चाहती थी, क्या समझा रही थी इस डायग्राम से मैं, हाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, आपको टॉपिक डाइवर्जन के लिए मैंने मना किया है, और धीरे धीरे आदत लगा लीजिए, नेक्स्ट टाइम से नहीं कीजिए। एक बार ना आप एक काम कीजिए, सारे बच्चों को ना मेरी तरफ से एक सलाह है, ठीक है। आप चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 से लेके चैप्टर 22 तक सब कुछ टर्न कर लीजिए एक बार, और सबको पलटने के बाद आप एक बार देख लीजिए आपको कहाँ किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको खुद ही समझ आ जाएगा, अच्छा ये हमें आगे कम से कम देखिए, इतना तो पता, डायग्राम ही देख कि हाँ भाई ये चीजें हमें उस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। एक स्पेशल पैरा ही है, जब आप कहाँ देखिएगा, चैप्टर 22 में देखिएगा, ठीक है। मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको शो कर देती, इससे एक स्पेशल पैरा जो है वो बना हुआ है, ठीक है। आपके पास चैप्टर है, इसलिए मैं शो कर ही देती हूँ, आपको मान ही नहीं रहे, मैं हर क्लास में आपको समझाती, बट आपको बात ही नहीं समझ आ रही, देखिए। क्योंकि मैं अगर समझाना स्टार्ट करूंगी तो मेरी आदत है डिटेल में समझाने की, तो आप देख ही लीजिए।
क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन। तुरंत आ जाएगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे। चलिए आ गया, इसको मैं शुरू कर देती हूँ। आपको पढ़ते रहिए, नहीं तो किताबी बैठ के पढ़ लीजिए। पहले ही सारा 22 चैप्टर एटलीस्ट रीड करके कंप्लीट कर लीजिए खाली टाइम में। आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जो चैप्टर मैं करा रही हूँ उसमें अगर आप डाइवर्जन कीजिएगा और मेरे से सिलेबस मांगिएगा तो मैं तो नहीं करा सकती। जो करा सकता हो मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। चलिए ये देखिए, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, नजर आ रहा है, दिख रहा है? ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें देख लीजिए चैप्टर 22 का पैरा है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ, अपना पढ़ते रहिएगा बैठे बैठे। 2 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। बीटा सेल जो है ये इंसुलिन सिक्रीट करेगा, अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब जो ग्लूकागॉन है, यहाँ पे मैंने आपको 2 हार्मोन, ग्लूकागॉन का भी नेचर प्रोटीनेशियस है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इंसुलिन, उसका भी नेचर प्रोटीनेशियस है। दोनों के दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, आगे जाके जब हम बात करें, अगर नॉर्मल सी छोटी सी बात अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, जब हम इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन जो है ये कुछ नहीं करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और जब हम ग्लूकागॉन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ग्लूकागॉन की बात करेंगे, तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो है आपकी बुक में, पता नहीं आप क्यों इतना मतलब, या आपको ऐसा फील होता है कि बस हम डाउट ही लेने बैठे हैं इस क्लास में। मुझे तो बात ही समझ नहीं आती बिल्कुल भी। ऐसे नहीं होगा सिलेबस, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ आपको। अब तो मैं क्या करूंगी, पूरे टाइम के लिए आपको म्यूट कर दूंगी, जैसे ये करते हैं ना बड़े बड़े ऑनलाइन ऐप वाले। और लास्ट में मैं एक बार पूछूंगी अब किसी को कोई डाउट है, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें तो डाउट नहीं होगा आपको। अब क्यों आप बीच में इतना इरिटेट करते हैं तो मुझे आज तक बात समझ नहीं आई, लेकिन अब ओवर हो रहा है। मैं एक बार समझा रही हूँ, फिर वापस वही काम करते हैं। मैंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर बस ये दिखाने के लिए आपको लगाया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर समझिए ना। आपको इससे क्या मतलब है कि इंसुलिन कैसे काम करता है, तो वो तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ना। तो मैंने आपको वही शो कर दिया कि आप ही की बुक में है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हम एमिनो एसिड्स की लिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? एमिनो एसिड्स की लिंकिंग करते हैं। तो ये जो एमिनो एसिड को हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लीनियर चेन बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? लीनियर चेन बनाया हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेट करके कोई बल्कि स्ट्रक्चर बना दे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दे। तो ये जो लीनियर चेन यहाँ पे बने हुए, और एक मैंने आपको चीज क्या बताई थी, सिर्फ आपको एमिनो एसिड का नंबर अगर आपको याद करना है तो आप कहीं पे भी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल में इंसुलिन हम लोग डालेंगे ही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे ये है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलिन का नाम लिख लेते हैं। चलिए ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन है, क्लासिक एग्जाम्पल। अब ये जो इंसुलिन है, तो हम लीनियर चेन बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे बेसिक जो एमिनो एसिड का नंबर है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो टोटल जो एमिनो एसिड्स है, टोटल जो क्या है एमिनो एसिड्स है, ये 51 है। इसमें कितने हैं? 51 है, जो कि एक लीनियर चेन बनाने का काम करते हैं। टोटल अमीनो एसिड्स 51। और ये कैसा चेन आपको दिखा? अभी लीनियर चेन दिखा। कैसा चेन दिखा आपको? अगर मैं आपसे पूछूं आपको कैसा चेन नजर आ रहा है, तो नॉर्मल सा एक लीनियर चेन होता है। 51 अमीनो एसिड,
which forms a linear chain और यहाँ पे बेसिक लिंकिंग का काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ कई बार इंसुलिन वगैरह के स्ट्रक्चर में बीच में, मतलब दोनों लीनियर चेन है, थोड़ा सा एक ब्रिज की तरह वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे हम लोग 12th क्लास में। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ पे। चलिए इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। हो गया सबका? यस मैम। चलिए वेरी गुड। आगे देखिए, नेक्स्ट जब हम यहाँ बात करते हैं तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपने सीखा अभी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये बनता कैसे है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया तो हम कैसे माने कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगा? तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेट करेंगे। कॉम्प्लिकेट बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास क्या है, जैसे मैं इस वायर के एग्जांपल से आपको समझाऊं। ठीक है, ठीक है, अगर ये मेरे पास क्या है, एक लीनियर चेन है। क्या है मेरे पास? ये वायर दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, सीधा है, स्ट्रेट है ये। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बात सोचिए, अगर हम इसको पकड़ के ऐसे ट्विस्टिंग कर दें पूरा का पूरा, और इसके बीच में भी पूरा कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो इसके बीच में भी जब कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे इसका, प्रोटीन का। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ भी आ जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में खासियत क्या है, देखने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यही चीजें जो है वो हम लोग लिख भी देंगे, सेकेंडरी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपको दो तरह का हेलिक्स देखने को मिलता है, हेलिसेस, और एक होगा शीट के फॉर्म में होगा। एक कैसे होगा? शीट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसको जब आप ध्यान से देखिएगा, इसकी जो ट्विस्टिंग है, इसकी जो क्या है यहाँ पे ट्विस्टिंग है, तो ये कैसे टर्न हो रहा है? ये जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉइलिंग करना स्टार्ट करता है ना, अब यहाँ पे डीएनए के दो स्ट्रैंड तो है नहीं, उस सेंस में तो हम इसको ले नहीं सकते। मतलब क्या है, स्प्रिंग की तरह इसको देखिए, ऐसे ऐसे रोल कर रहा है ना। ये यहाँ से चला, ऐसे गया 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 गया, यहाँ पे ऐसे टर्न हो गया। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, इनके बीच बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जो ये सिंपल सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा? बीच में से भी बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। देखिए मैं आपको दूसरा इमेज शो करती हूँ तो क्लियर होगा आपको। ये देखिए, ये रहा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये बीच में जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है? ये बॉन्ड है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे जो मैंने आपको क्या बोला, हेलिक्स के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? हेलिक्स के फॉर्म में हो गया। इसको जब ध्यान से देखेंगे ना, तो सबके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रखे हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स दिख रहा है, तो जब इसने प्राइमरी चेन बनाया होगा तो उनके बीच में भी तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होगा ना। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के सिवाय एक सेकेंडरी बॉन्ड भी जो है उसमें प्रेजेंट है। कहाँ पे? किसके स्ट्रक्चर में? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो जो सेकेंडरी बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इसको यहाँ पे ज्वाइन कराने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है,
ये स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। इसकी कॉम्परेटिवली अगर आप देखना चाहें तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उससे ज्यादा बॉन्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। ठीक है, अगर साफ सीधी सी बात बोले, अगर प्रोटीन का एक थ्रेड कॉइल करके अपने आप को उसके बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। समझ आया सबको, या और इमेज की जरूरत है? समझ आया क्या बोला मैंने? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी जब एक लीनियर प्रोटीन और लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, अब ऐसे सीधा है, वो अपने आप को कॉइल करता गया करता गया करता गया, ज्यादा कॉइल नहीं करना। चाहे तो आप उसका हेलिक्स बनाइए, नहीं तो उसका आप शीट बनाइए। ठीक है, दो ही तरह से आप बनाइए, ज्यादा मत कॉम्प्लिकेट कीजिए उसको। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे ट्विस्टिंग करी 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 और इनके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका कॉइलिंग प्लस इसके बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलिए, हम एक लाइन लिखूंगी, ज्यादा नहीं लिखूंगी इसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डायग्राम है ये, इसके बाद यहाँ ऐड कर देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। secondary structure of proteins. ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसमें लिख लीजिए when primary structure of protein, primary structure of protein, और क्या बोल सकते हैं इसको, लीनियर चेन, लीनियर चेन चेन of protein is folded in form of हेलिक्स का प्लूरल क्या होता है? हेलिसेस होता है। हेलिक्स का प्लूरल क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ हेलिसेस एंड शीट्स। It forms the secondary structure, secondary structure of प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की क्या करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा, प्राइमरी को या सेकेंडरी को? किसको ज्यादा तोड़ना आसान, और किसको तोड़ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको और सुपर कॉइल करें, अगर हम उसको क्या करें, ऊन का गोला देखा है ना आपने, वुलन बॉल जो मदर लाती होंगी स्वेटर बुनने के लिए, उसको देखा होगा आपने, स्वेटर बुनते हुए गोले के फॉर्म में जो होता है उसकी बात कर रही हूँ, देखा ना आपने वुलन बॉल? हाँ मैम, है ना, बहुत अच्छे से ऐसे अरेंज किया होता है। अब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमने जब थोड़ा उलझाया तो बहुत ज्यादा, हाँ, वो मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बॉन्ड को क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जब हम क्या देखेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसको, ये तो खैर सेकेंडरी की बात हुई, जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो और ज्यादा क्या होगा, उलझा हुआ होगा, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, और वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
तो हम लोग देख रहे हैं अब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। ना मतलब उसको तोड़ना और भी डिफिकल्ट है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर का, सबसे अच्छा तो यही है। अब देखिए क्या अल्फा शीट और क्या बीटा शीट और क्या अल्फा हेलिक्स। मगर अल्फा हेलिक्स तो है ये, यहाँ पे बीच में ऐसे 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 हेलिक्स बनाया हुआ और उसके साथ यहाँ पे जोड़ के बीटा शीट वाला भी लिपटा हुआ है साथ में, इसने भी नहीं छोड़ा इसको। तो जब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तब ये क्या करेगा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो क्या बनाएगा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का है कि जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है, पहले तो उसने सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी बनाने के बाद और फोल्ड हो गया। सेकेंडरी जो था ही बना हुआ, जब ऑलरेडी था ही, तो सेकेंडरी खुद को ही फोल्ड जब कर ले वहां पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलेंगे हम। ठीक है, ये वायर थोड़ा टाइट है, इससे मैं कोशिश तो करती हूँ समझाने की। देखिए मेरा ये बोलने का मतलब है कि पहले जो इस सेकेंडरी था, अब इस सेकेंडरी वाले ने क्या किया, ये और उलझ के और ज्यादा जब यहाँ पे करे तो ये क्या बन गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। अब आया समझ में, ये क्या बन गया, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया इसका, इसी का। तो सेकेंडरी वाले ने भी नहीं छोड़ा, सेकेंडरी क्या किया, उसने अपने आप को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया। तो उसने क्या किया, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बनाने का काम किया। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, एक लाइन इसमें भी लिखनी, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। इसके पहले पेज पे ले लेते हैं, स्ट्रक्चर तो लगा ही रखा है आपने। प्रोटीन देखिए, ये जो यहाँ पे क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये और ज्यादा बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करने का काम करेगा। लिखिए द लॉन्ग प्रोटीन चेन, द लॉन्ग प्रोटीन चेन also folded upon itself, खुद ही में फोल्ड हो जाएगा, और कहाँ फोल्ड होने जाएगा, है ना, itself and forms and forms a woolen ball like structure। वुलन बेस्ट एग्जांपल है ना, फॉर अ वुलन बॉल लाइक एग्जांपल, बॉल लाइक एग्जांपल। लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे भी ज्यादा सुपर 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 कॉम्प्लिकेटेड क्या है, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब एक वुलन बॉल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, मतलब जितने भी है ना वहां पे, सब के सब को आप क्या कीजिए, फिर से आपस में जोड़िए और ज्यादा उनको अटैच करने का काम कीजिए, तब वो क्या बना देगा, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। तो ये था आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक ही लाइन मैंने लिखा है, ये देखिए आगे चला जाएगा। तो हाँ, ये आपका हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर, यही इसी के नीचे या एक पेज आगे ले ही लेते हैं, टर्शियरी के बाद टर्शियरी का डायग्राम है यहाँ पे, है ना, आपकी बुक में भी अवेलेबल है, उसको भी प्रेफर करूँगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और वो तो सुपर ही हो गया, टर्शियरी टर्शियरी वालों को भी जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। मैं एक ऊन का गोला, दूसरा वुलन बॉल पकड़ के अब उसको भी जोड़ दीजिए, तब बन जाएगा आपका क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं,
एक लास्ट लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे और ज्यादा मतलब जैसे पेयर्स ऑफ प्रोटीन्स आर again joined by bonds। तो इसको जब हम और दोबारा, जैसे स्फीयर जो था, वुलन बॉल जो था, इसको हम वापस से फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है क्या बना, आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, है ना। एक इमेज देखते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में आपने सीखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। असाइनमेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, हालांकि बहुत पोर्शन तो हमने नहीं करा है, बट जितना करा है उस पर करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया डायग्राम है ना, तुरंत समझ आएगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे इस इमेज में, एक देखिए एक बॉल है यहाँ पे, ये दूसरा बॉल है, ये तीसरा बॉल है, ये चौथा बॉल है, और सबको पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या बन गया आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। क्या बन गया, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब असाइनमेंट क्वेश्चन में लिखना चाहिए। तो आज की क्लास में आपने प्रोटीन के ऊपर सारी डिस्कशन जो सुनी, हालांकि इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ अभी और भी पढ़ना है, जिसको आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको बायो में भी है, और 12th में जब आप जाएंगे तो बायो के चैप्टर में चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 11, चैप्टर 12 में मिलेगा आपको। और केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स का अलग से चैप्टर है आपके पास। ठीक है, वहाँ और ज्यादा एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट हो जो मैंने बताया है तो कोई पूछ लीजिए उसमें से, कहाँ क्या कैसे। अब ये नहीं कि मैं पढ़ा रही बायोमोलिक्यूल्स, आप पूछ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। मतलब यहाँ से इस चैप्टर से अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट किसी को? आगे चले हम लोग, एक बार रिप्लाई करेंगे, उधर से वॉइस जा रही मेरी? आमीन। चलिए फटाफट लिख के चलते हैं हम लोग। असाइनमेंट क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर present in इंसुलिन। आंसर मैंने आपको बता ही रखा है, दैट इज 51 अमीनो एसिड्स। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, which structure of protein, which structure of protein is either helix or
हेलिक्स और शीट लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा आंसर? मैम प्राइमरी बॉन्ड। मैम प्राइमरी बॉन्ड होगा। सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मैम सेकेंडरी में प्रेजेंट है। हाँ, और नेक्स्ट लिखिए। mention the ऐसे पूछा जाता है बट आंसर आपको पता है। मेंशन द प्राइमरी बॉन्ड इन अ लीनियर चेन ऑफ लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन कर दीजिए, ज्यादा बेटर है। तो टाइट बॉन्ड ही होगा, है ना? टाइट बॉन्ड। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे which structure of protein is it woolen ball like structure। अब क्या होगा? मैम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मैम क्वार्टर स्ट्रक्चर। टर्शियरी ध्यान से देखिए। देखिए, अगर क्वार्टरनरी होता तो मैं ये बोलती ना कि डिफरेंट वुलन मैम बॉल लाइक मोर जो देन स्ट्रक्चर्स हैं उनको जोड़ने का मोर काम देन वन मतलब। वुलन बॉल। हाँ, मोर देन वन, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे ना मतलब मैं बोल रही हूँ वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कौन शो करता है, तब क्या हो जाएगा आंसर? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शरी हो जाएगा, आंसर क्लियर, टर्शरी हो जाएगा। चलिए, देखिए केमिस्ट्री में हालांकि आप पढ़िएगा बट एक है, किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है? उसके डिस्कवरी को याद करना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले नेचर में था ही नहीं, था, बट इसको आइडेंटिफाई करके बताने के काम के रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन में उधर किया नहीं है तो उसको असाइनमेंट क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। हु डिस्कवर्ड प्रोटीन, क्वेश्चन होगा शायद। चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिस्कवर्ड प्रोटीन। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन की डिस्कवरी अलग है
और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो डिस्कवरी के सिवाय अगर इसके नेमिंग पे हम आए कि नेमिंग किसने करा है, तो वो बर्जीलियस का नाम आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, सुना है ना? बर्जीलियस भी बोलते हैं कई लोग इनको, हाँ बर्जीलियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही नेमिंग करी थी इनकी, और एक्चुअल में जो डिस्कवर किया था वो भी क्या थे, केमिस्ट्री फील्ड के ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोटीन्स, proteins were discovered by JOHANN होगा, जोहान्स मुल्डर बोला जाता है, MULDER। एक मैं अलग अलग स्प्लिट करके इसमें लिख रही हूँ ना, ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो। मैंने एक पूछा है हु डिस्कवर्ड प्रोटीन्स, और एक मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटीन। नेक्स्ट, who coined the term protein। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बर्जीलियस का नाम लिख लेंगे, आंसर में लिखें जैकोब बर्जीलियस, JACOBBERZELIUS, जैकोब बर्जीलियस। ठीक है, ये दो न्यू आपने सीखा है यहाँ पे ये आगे लिखिए, differentiate between essential and non-essential amino acids, इसको कर लीजिएगा आप लोग, है ना? आपको पूरा नोट करा रखा है मैंने। नेक्स्ट लिखिए, हाँ इसको नहीं लिख रही ना, फिर उतना टाइम भी जाएगा। Name the most abundant biomolecule in nature। प्रोटीन्स। ठीक है, वेरी गुड। मॉलिक्यूल इन नेचर, आंसर में लिखिए प्रोटीन। नाइन्थ लिखिए, which type of protein chain
protein chain is formed by joining of quaternary joining of all tertiary structures. Joining of tertiary, आंसर पता ही है, क्वेश्चन में Quaternary छुपा है। हाँ, structures okay. Okay. Answer is quaternary structure. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आपको पता ही है लास्ट क्वेश्चन में वही लिखने वाली हूँ जो हमेशा लिखती हूँ। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? क्वेश्चन लिख लीजिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा था। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को क्लियर है? हाँ मैम। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. वेलकम, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।